स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद रवि पे। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं 18 अक्टूबर का करेंट अफेयर। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने करेंट अफेयर के साथ। तो आज का पहला करेंट अफेयर, पहला, हर घर जल वाला राज्य कौन बन गया? कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ हर घर में है? तो वो कौन सा राज्य है? इस सवाल का उत्तर है आपका गोवा। गोवा में हर घर जल वाला राज्य बन गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे रूप तरह से ये जल जीवन जो मिशन है उसका उपयोग किया गया है। और 2.30 मतलब 2,30,000 ग्रामीण ग्रामीण घरों में, जितने भी ग्रामीण वहाँ पे इतने घरों में एकदम 100% काम हुआ है। फंक्शनेबल मतलब आप समझ रहे हैं, जो कि मतलब जो जितने भी नल लगे हैं वो सारे फंक्शनेबल है, कार्यात्मक रूप से है। ऐसा नहीं कि लगा है और काम नहीं कर रहा। तो 2.5 लाख घरों में, तो इसलिए पहला हर घर जल वाला राज्य कौन बन गया? हमारा गोवा बन गया। आइए इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए, बोला कि हाल ही में गोवा में ग्रामीण क्षेत्रों में 2.5 लाख ग्रामीण परिवारों को सफलतापूर्वक, मैं यहाँ पर से हट जाता हूँ, 100% कार्यात्मक घरेलू कनेक्शन, फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन, FHTC, मतलब कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन का मतलब ये हुआ कि जो फंक्शनेबल है, ऐसा नहीं कि नल लगा दिया और वो काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है। 100% उपलब्ध कराकर देश का पहला हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य बन गया। ठीक है, तो ये आपका याद रहेगा। अब ये जल जीवन मिशन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे ये काम हुआ है। तो जल जीवन जो मिशन है, JJM जल जीवन मिशन, वर्ष 2024 तक उनका ये काम था, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घर में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना। ये जल जीवन ऐसा है, इसमें टारगेट है कि 2024 तक क्लियर हो जाए, 2024 तक की टारगेट को पूरा किया जाए और हर घर में हर व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति हो जाए। ठीक है, ये इसका लक्ष्य है जल जीवन का। तो ये लक्ष्य को इसने कर दिखाया। जे स्थानीय स्तर पर, यानी देखिए स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग एवं आपूर्ति प्रबंधन पर ध्यान देता है। मतलब कहने का मतलब ये जो पानी का जो डिमांड है, पानी का जो सप्लाई है, इस पे ये काम इनका लक्ष्य है। देखिए, सरकारी कार्यक्रम योजनाओं के अंतर्गत, इसके अंदर जो सरकारी कार्यक्रम है वो वर्षा का जल संचयन, जो बरसात की जल आती है उसका कैसे संचरण करेंगे, जो भूजल में हमारा जल है वो उसको कैसे हम करेंगे, पुनः उपयोग के लिए घरेलू अपशिष्ट जल का प्रबंधन, जो भी थोड़ा मतलब वेस्ट हो जाते हैं, जल गंदे हो जाते हैं, उसको किस तरह से फिर से उपयोग करेंगे आदि के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना एक आवश्यक शर्त है। तो आप समझ चुके होंगे कि जल जीवन मिशन आखिरकार क्या है। ठीक है, तो जल जीवन मिशन है, इसका टारगेट 2024 तक के हर घर में नल रहे, हर घर में जल रहे। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हो। ओके, कह रहा है कि हाल ही में वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स, देखिए ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये लॉन्च किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें देखा था किस देश के अंदर में वहाँ के क्या मतलब मृत्यु दर है, मतलब चाइल्ड मृत्यु दर है, बच्चों का क्या मृत्यु दर वहाँ का, क्या बच्चों का हो न्यूट्रिशन किस तरह से मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनाया जाता है, उसके रैंक दिया जाता है। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा? जितना अच्छा रैंक रहेगा वो देश उतना ही अच्छा रहेगा, जितना खराब रैंक जाएगा वो देश की स्थिति उतना ही खराब रहेगा। ठीक है, तो इसमें भारत का रैंक 94 है। तो ये समझ लीजिए कि पूरे 107 देश का लिस्ट बना, उसमें भारत 94 नंबर पे है। सोच लीजिए कि नीचे से टॉप 10 में आ गया ये। तो भारत का स्थिति बहुत ही खराब है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में। भारत का स्थिति 94वां स्थिति है, स्थिति बहुत ही खराब है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर जो खाने की बात है, अगर भुखमरी की बात करते हैं तो भारत में बहुत ज़्यादा, इससे आगे पाकिस्तान, इससे अच्छा पाकिस्तान का स्टेटस है, हम आगे देखेंगे। देखिए आगे हम देखते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक क्या होता है, पहले इसके बारे में करते हैं। भुखमरी की समीक्षा करने वाली वार्षिक रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, हर साल जारी किया जाता है। किसके लिए? तो हमारे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे क्या भूखमरी का थे, कहाँ पे लोग
भूखे रह रहा है उसके जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से भूखमरी का स्थिति का मापन करती। ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पूरे अच्छे मतलब व्यापक रूप से भूखमरी की स्थिति का मापन करती है। समझ चुके होंगे कि मतलब यहाँ पर देखिए, अब भारत की स्थिति के बारे में बता रहा है। तो वैश्विक भूखमरी से 2020 में भारत एक 7 में 94वां स्थान पे, ये तो आप मैंने पहले बताया। और 19 में देखिए एक 17वां स्थान पर, 19 में और हालत खराब था। और 100 सॉरी 2019 में 117 में 102 स्थान पे था, यहाँ पे भी हालत खराब था। 117 देशों में 102 स्थान पर था, जबकि 2018 में 103वें स्थान पे रहा। तो थोड़ा थोड़ा इसका स्थिति संभल रहा। ठीक है, तो आपको तो हर साल का याद नहीं रखना, आपको 2020 का याद रखना है कि 2020 में वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 94 है। हर 90 टॉप की बात करेंगे तो टॉप में बेलारूस है, चाइना है, तो छोटे छोटे जो भी बहुत सारे देश भी है इसके अंदर। ठीक है, तो बेलारूस, चाइना है आपका, ये सब है जो टॉप में आते हैं। कहने का मतलब इसका जो रैंकिंग मिला है 1 से 5 मिला, 1 से 5 5 पॉइंट के जो देखिए पॉइंट मिला, स्कोर मिला। ठीक है, एक स्कोर मिला। तो बहुत सारे देशों का 1 से 17 तक देशों का जो रैंक है 5 आ गया। 17 देशों को 5 पॉइंट दिया गया, तो उनको रखा गया है 1 से 17 रैंक के बीच में। ओके, तो इसमें भारत, इसमें देख लेते हैं भारत की पॉइंट कितना मिला भारत को, 27.2। और भारत की स्थिति बहुत ही खराब है। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 94 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए इंडिया का देख लेते हैं, चाइना का देखिए 5 के अंदर में, तो चाइना को 1 से 17 के बीच में रखा गया। अभी श्रीलंका का 16 पॉइंट मिला है, 64वां रैंक है। नेपाल 73वां, 75वां, 78, पाकिस्तान 94, इंडिया 94 है, पाकिस्तान देखिए 88। तो पाकिस्तान की स्थिति हमसे कहीं बेहतर है ये भूखमरी खाने के मामले में। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। कारण किस पाकिस्तानी गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट, देखिए एक पाकिस्तानी गेंदबाज है, आपको देख रहे होंगे, अगर इसको पहचान रहे होंगे तो बोला गया है कि जितने भी क्रिकेट के फॉर्मेट है, जैसे कि फॉर्मेट के मतलब हो गया T20, हमारा वनडे हो गया, टेस्ट हो गया, सारे मैच, सारे फॉर्मेटों से, सारे प्रारूपों से इन्होंने संन्यास ले लिया। तो इनका नाम है उमर गुल, इनका नाम है उमर गुल। ठीक है, इनका नाम क्या है, उमर गुल। शोएब मलिक की बात करेंगे, 10 रन बनाने वाले पर T20 में 10 रन पूरे करने वाले प्रथम एशिया खिलाड़ी है। शाहिद अफरीदी के बारे में पता ही होगा, ये पाकिस्तानी खिलाड़ी है। कमरान अकमल में पाकिस्तानी खिलाड़ी है। तो उत्तर होगा उमर गुल ने बहुत ही जल्दी ही सारे फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है, अभी एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेलेंगे। ओके, करे योगी आदित्यनाथ के द्वारा केजीएमयू सैटेलाइट सेंटर में 300 बेड का हॉस्पिटल की स्थापना किस जिले में की गई। कह रहा है कि केजीएमयू सैटेलाइट सेंटर एक जगह है, इसका मतलब है केजीएमयू सैटेलाइट सेंटर का जगह, इसका मतलब होता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, केजीएमयू का मतलब होता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। हालांकि इसका नाम, जो इसका नाम है अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी इसका नाम हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी सैटेलाइट सेंटर एक कैंपस है बहुत बड़ा, तो वहाँ 300 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है, तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो कौन से जिले में बनाया गया, आपके पास ऑप्शन है वाराणसी, देवरिया, बलरामपुर, कन्नौज। तो इस सवाल का उत्तर होगा भैया बलरामपुर में आदित्यनाथ जी द्वारा केजीएमयू सैटेलाइट सेंटर में 300 बेड का 300 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया। ठीक है, 300 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया। चलिए आगे चलते हैं। किसने कपिला अभियान लॉन्च किया, ये कपिला अभियान क्या है तो हम देखेंगे, इसका मतलब होता है कलाम। ठीक है, देखिए इसका मतलब होता है भाई हमारा कलाम प्रोग्राम फॉर आईपी एंड कलाम प्रोग्राम फॉर आईपी एंड आईपी लिटरेसी
एंड अवेयरनेस, सॉरी ये एंड यहाँ पे नहीं होगा, अवेयरनेस। एक कलाम, देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के स्मृति में चलाया गया। तो इसमें है कि कलाम प्रोग्राम फॉर आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा, जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, इनका जो बौद्धिक संपदा है, इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उनमें विकास होना चाहिए, उनमें लिटरेसी बढ़नी चाहिए और साथ ही साथ जागरूकता बढ़ना चाहिए। इसके लिए ये लॉन्च किया गया कि लोग जो हैं, जो भी लोग हैं, इनका सोच इनोवेटिव हो, ये इनोवेशन की तरफ बढ़े। तो ये लॉन्च किया गया हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश निशंक पोखरियाल है, एचआरडी मिनिस्टर है, जिस मतलब मानव संसाधन विकास मंत्री है। और बात करें शिक्षा मंत्री भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल के द्वारा कपिला अभियान लॉन्च किया गया है हमारे कलाम प्रोग्राम फॉर आईपी लिटरेसी एंड अवेयरनेस, इसका नाम है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम इनके याद में। ठीक है, कपिला अभियान समझ लीजिए। बोला कि कपिला अभियान किसके लिए लॉन्च किया गया, तो आप समझ लीजिएगा, बौद्धिक संपदा। ठीक है, ये इतना ये रहेगा बौद्धिक संपदा, तो आप समझ सकते हैं कि बौद्धिक संपदा के लिए, आईपी के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। आगे चलते हैं, कह रहा है कि हाल ही में न्यूज में है बहुत ज्यादा, ये द बैटल ऑफ बिलोंगिंग एक बुक का नाम है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो बोल रहा है किसकी रचना है, किसने लिखा। तो बैटल्स ऑफ बिलोंगिंग ने लिखा है शशि थरूर, जो एमपी है कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम से। और इन्होंने बहुत सारा बुक इन्होंने लिखा है, शशि थरूर ने बहुत सारा बुक। इनका बुक हमेशा हमारे एग्जाम में, जितने भी एग्जाम होते हैं, ज्यादातर इनके बुक से क्वेश्चन आता है बहुत सारा। ये बुक इनके द्वारा लिखा गया, तो शशि थरूर द्वारा लिखा गया है बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। तो हम और भी बुक चर्चा करते हैं। तो पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखा गया, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। भाई आई एम हिंदू, ये भी लिखा गया थरूर द्वारा। नेहरू, इन्वेंशन ऑफ इंडिया, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, द ग्रेट इंडियन नोवेल, बुकलेस इन बगदाद, एरा ऑफ डार्कनेस, पिछला साल ये पूछा गया सवाल बहुत जबरदस्त, द हिंदू वे, इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदुइज्म, ये लिखा गया है। सारे बुक पैराडॉक्सिकल, व्हाई आई एम हिंदू, द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, नेहरू, मिडनाइट फ्रॉम द मिलेनियम, ग्रेट इंडियन नोवेल, बुकलेस इन बगदाद, द एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, द हिंदू वे, ये सारे बुक शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। तो आपको याद रहने चाहिए, और एक सौ एग्जाम में पूछते हैं। तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स तो याद होना ही चाहिए, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। चलिए, अब हमारा साइंस आ गया। और किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रयोग उपग्रह संचार के लिए किया था। कौन सा, मतलब ऊपर जो सैटेलाइट का जो कम्युनिकेशन है, किसके माध्यम से होता है। तो आपका उत्तर होगा इसका माइक्रोवेव। जो उपग्रहों में सैटेलाइट के लिए जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको माइक्रोवेव बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भैया, माइक्रोवेव। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव। वह है कि सौर सेल, जो सोलर सेल आप देखते हैं, वो किसके, उसका मेथड क्या, सिद्धांत क्या है। तो वो किस पे काम करता है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट, फोटोवोल्टिक इफेक्ट। याद रखिए, फोटो मतलब समझ लीजिए यहाँ पर कि, फोटो मतलब यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ पर लाइट, और वोल्टिक में समझ लीजिए कि उससे लाइन आ रहा है। वोल्टिक में समझ लीजिए क्या, उससे लाइन आ रहा है, मतलब समझने की चीजें है। वोल्टेज मतलब वोल्टेज दे रहा है, लाइन आ रहा है, मतलब आपका फोटो मतलब लाइट से, तो क्या हो गया, सोलर से। तो सोलर से सिद्धांत करता है किस पे, फोटो वोल्टिक इफेक्ट पे। करा कि जब बैरोमीटर, बैरोमीटर का काम क्या है भाई, बैरोमीटर काम क्या है, वायुमंडलीय दाब नापता है। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, इसको ये नापता है। तो यही बोल रहा है कि बैरोमीटर का अगर जो पॉइंट है, जो पट्टन है, अचानक नीचे गिर जाए, अचानक नीचे गिर जाए, तो किस चीज का ये संकेत दे रहा है, इसका संकेत है कि तूफान आने वाला है। तभी बैरोमीटर का पट्टन है जो अचानक नीचे गिर जाता है, तो समझ लीजिए कि तूफान आने वाला है। अगला सवाल है, बिजली उत्पादन हेतु प्रयुक्त परमाणु भट्टी। कह रहा जो कि बिजली उत्पादन होता है, जो न्यूक्लियर, जो हमारे परमाणु भट्टियों से बिजली उत्पादन होता है, तो बोल रहा है कि कौन से मेथड पर आधारित है।
तो इसका उत्तर होगा न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या हुआ कि एक अणु टूटा है, दो अणु बना, दो अणु टूटा तो फिर यहाँ से ऐसे करते करते बहुत सारे अणु बढ़ते आते हैं, विखंडन होते जाते हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियर फिजन होता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, ये परमाणु संलयन की बात करें तो दो मिलकर एक बनाता है, ऐसे करते करते ये होता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। तो याद रखिए न्यूक्लियर फिजन परमाणु विखंडन से बनता है हमारा, परमाणु विखंडन से ही हमारा क्या होता है भाई, बिजली उत्पादन, बिजली उत्पादन होता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आज का यहीं तक रहा हमारा। तो आज यहाँ पे मैंने जितने भी 4-5 हमने साइंस की वो भी आपको याद करने हैं। साथ ही साथ आपने जो भी करंट अफेयर देखिए मैंने बताया आपको, वो सारे आपको करंट अफेयर याद रखने हैं, ठीक है। सारे करंट अफेयर आपको याद रखने हैं। इसका पीडीएफ जो भी है, इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आज का सेशन को यहीं पे समाप्त किया जाए। धन्यवाद।